लास्ट ईयर 2023 में यूपीएससी ने जेटीओ की 2 रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली थी। एक थी ईएसआईसी में, दूसरी थी ईपीएफओ में। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता ही है। तो अभी आपको पता है ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो है वेटिंग लिस्ट का। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्लियर करने की जो ज़रूरत है वो आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट दो अलग अलग लिस्ट होती है। तो वेटिंग लिस्ट क्या होती है, मान लीजिए जैसे इसरो में वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, तो मान लो 5 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी के बाद में वो जस्ट उनके नीचे जो रैंक है उनकी लिस्ट डालते हैं। तो मान लीजिए 5 बंदे हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर उनके हैं, मतलब वो रैंक वाइज होते हैं। तो अगर मान लो 5 वैकेंसीज है, 5 कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट के लिए नियुक्त किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं, और 5 कैंडिडेट्स को किसके लिए रखा गया है, आपकी वो जो वेटिंग लिस्ट होती है उनमें रखा गया है। तो अब उसमें क्या करेंगे, मान लो 5 में से 2 बंदे ज्वाइन नहीं करते तो 3 बंदों ने ज्वाइन कर लिया। अब जो 2 बंदे ज्वाइन नहीं करेंगे उनके जस्ट नीचे जो 1 और 2 सीरियल नंबर पर थे, पहले उनका नंबर आएगा वेटिंग लिस्ट का, वेटिंग लिस्ट वालों का। अगर वो भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर 3rd और 4th का आएगा, वो भी नहीं करते हैं तो 4th और 5th का आएगा। तो ऐसे होती है वेटिंग लिस्ट। तो ये आप भूल जाओ कि यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट आएगी। अब दूसरी बात आती है कि यूपीएससी में रिजर्व लिस्ट आती है, लेकिन इस पर यूपीएससी खुद क्या कहता है वो ये खुद बता रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, हाउ इज द रिजर्व लिस्ट इन ए पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट केस ड्रॉन अप। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ नेम्स टू बी कैप्ट इन रिजर्व लिस्ट इज 50% of the total number of posts or vacancies in each category to which recruitment is being made, subject to minimum of 2 names in each category depending upon the availability of candidates who fulfill the minimum cut-off marks for each category, that is 50 marks for general, 45 for OBC and 40 marks for SC/ST or PH in order of merit। तो यहाँ पे देखिए सीधी भाषा में इसको समझे तो ये कह रहे हैं कि जब भी रिजर्व लिस्ट आती है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम हर कैटेगरी में मैक्सिमम 50% वैकेंसीज के लिए वो वेटिंग लिस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए किसी एससी कैटेगरी में टोटल 20 वैकेंसी है तो मैक्सिमम 10 वैकेंसीज को वो वेटिंग लिस्ट के लिए मतलब रिजर्व लिस्ट के लिए दे सकते हैं, और मिनिमम उनको 2 नेम देने होंगे। अगर एक बंदे का रिजर्व लिस्ट में नाम आता है तो वो उसको पब्लिश नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए। अभी ये कौन लोग होंगे, ये वही होंगे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। जैसे जनरल के लिए 50 अंक है, ओबीसी के लिए 45 है, बाकियों के लिए 40 मार्क्स हैं इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये मेरिट में ही होने चाहिए। भाई यही है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो 50 से ऊपर है, तो उनमें से किसको लेंगे, जिसकी हाईएस्ट मेरिट होगी। आगे कहते हैं इन केस 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स और वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी वर्क्स आउट टू ए फ्रैक्शन, दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर होल नंबर। तो ये वही बात है। अब आगे चलते हैं तो ये कहते हैं व्हेन एंड हाउ इज द रिजर्व लिस्ट ऑपरेटेड। भाई रिजर्व लिस्ट कब बनाई जाती है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका आंसर क्या कहते हैं। ये कहते हैं रिजर्व लिस्ट इज ऑपरेटेड ऑन ए फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिक्विजिशनिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि ईपीएफओ या ईएसआईसी अगर वो डिपार्टमेंट इनसे रिक्वेस्ट करेगा कि भैया बहुत सारे कम कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, आप रिजर्व लिस्ट निकाल दो, तभी ये निकालेंगे। आगे कहते हैं वैलिडिटी ऑफ रिजर्व पैनल इज 18 मंथ्स। तो ये 1.5 साल की इसकी वैलिडिटी होती है फ्रॉम द फाइनलाइजेशन ऑफ रिकमेंडेशन एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो तब से लेके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से लेके मैक्सिमम 1.5 साल तक 18 महीनों तक ये रिजर्व लिस्ट जो है रिजर्व पैनल है वो वैलिड रहता है। और अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो उनमें मैक्सिमम 2 साल तक की इसकी अवधि होती है। आगे कहते हैं रिजर्व लिस्ट बिकम्स नल एंड वॉइड अपॉन फाइनलाइजेशन ऑफ सिलेक्शन फॉर फिलिंग अप सब्सिक्वेंट वैकेंसीज इन द सेम कैटेगरी एंड ग्रेड। तो ये नल एंड वॉइड हो जाती है, शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है। कब होती है, फाइनलाइजेशन ऑफ सिलेक्शन फॉर फिलिंग अप सब्सिक्वेंट वैकेंसीज इन द सेम कैटेगरी एंड ग्रेड। तो उसके बाद में इसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। तो अगर आप
अब ये देखें कि भाई ये इसमें रिजर्व लिस्ट जो आएगी या नहीं आएगी, वो इस बारे में अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। लेकिन रिसेंट जो यूपीएससी की वेबसाइट पे रिजर्व लिस्ट है वो आपको दिखा देते हैं। ये 30 सितंबर को अपलोड हुई थी और ये आपकी है CAPF एग्जामिनेशन 2023 कंडक्ट हुआ था। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट जो आया था वो आपका आया था 5/7/2024 को, जिसमें 312 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट किया गया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने निकाली है 46 वैकेंसीज के लिए रिजर्व लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SC और ST कैटेगरी में 2-2 कैंडिडेट्स हैं। तो एक कैंडिडेट आपको रिजर्व लिस्ट में कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनकी शर्त ही ये है कि मिनिमम 2 कैंडिडेट होने चाहिए और मैक्सिमम कैटेगरी के 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आगे इन्होंने इनके नाम वगैरह दिए हुए हैं। तो ये इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि रिजर्व लिस्ट कब आएगी कब नहीं आएगी। ये सारा डिपेंड करता है मिनिस्ट्री पे, EPFO पे, क्योंकि दोनों की EPFO और ESIC दोनों की एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो भी आपका आगे है, मुझे इतना याद नहीं है अभी। तो अब यहाँ पे दूसरी बात ये होती है कि आपका जो ये सिलेक्शन प्रोसेस था वो गलत कैसे था। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती मुझे लगती है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इनको जो ये रिटन टेस्ट इन्होंने कराया, या तो ये इंटरव्यू को भी एक ही साथ कराते तब उसका मज़ा था, या फिर रिटन टेस्ट अलग होता भाई, आपका इंटरव्यू भी अलग होता। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आप रिटन टेस्ट दे चुके हो, आपने अलग अलग अप्लाई किया है, अलग अलग आपने फ़ी पे की है, हालांकि वो 25 रुपये थी, चाहे जितनी भी हो भाई, अलग रिक्रूटमेंट है तो अलग ही उसका सब कुछ हुआ है। अभी उसको मर्ज करा रहे हैं रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू करा रहे हैं अलग अलग। अलग अलग इंटरव्यू देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपके रिटन टेस्ट में सेम अंक रहेंगे। अब वो इंटरव्यू चाहे 3 बार कराओ 10 बार कराओ, उसमें आपका लक भी डिपेंड करेगा और बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में डिपेंड करती हैं। तो या तो इनको दोनों पेपर अलग अलग कराने चाहिए थे तब ये ठीक होता, या फिर इन्होंने टेस्ट तो एक साथ करा लिए, तो टेस्ट अलग कराते तो अच्छा रहता। अगर टेस्ट ये अलग अलग कराते तो उन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट ये होता है कि आप दोनों टेस्टों में आपको जो है आपके अंक ऊपर नीचे आ सकते थे। अब इन्होंने इंटरव्यू अगर ये एक कराते तो इसमें जैसे 37 कैंडिडेट्स है, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो दोनों में सिलेक्शन हुआ है 37 कैंडिडेट्स का, 37 लोगों का। तो वो मैं नहीं कहता कि वो कैंडिडेट्स गलत है, क्योंकि भाई खुद से लगा के आप चलो, आप दोनों में अपीयर होगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे रिस्क रहता है कि भाई मैं क्या है कि क्या पता किसी एक में सिलेक्शन मेरा ना हो, चाहे आपके कितनी मार्क्स हो, कितना ही अच्छा आपका पहला इंटरव्यू गया हो, फिर भी आप दूसरे में जाओगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इन्होंने ये बहुत गलत किया है, इस वजह से आपकी जो 37 वैकेंसी खाली बिल्कुल रहेंगी। और उम्मीद है कि रिज़र्व लिस्ट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि वो 37 वैकेंसीज 17 और 18 ऐसे ऐसे करके दोनों में रह सकती है। बट उम्मीद लगाई जा सकती है कि 15-20 कम से कम 15-20 वैकेंसीज के लिए तो रिजर्व लिस्ट ये निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। यूपीएससी ने जो किया है, जो भी इनका प्रोसेस था, वो मुझे नहीं लगता कि सही था, क्योंकि रिटन टेस्ट एक साथ करा के इंटरव्यू अलग करा रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को ही नुकसान होता है। जैसे देश में चाहे कुछ भी हो जाए, गरीबों को ही भुगतना पड़ता है, आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही किसी भी भर्ती में किसी की मनमानी चलती है किसी अथॉरिटी की, तो वो कैंडिडेट्स को ही भुगतना पड़ता है। खैर आगे क्या होता है, रिजल्ट लिस्ट आती है या नहीं आती है, क्या होता है वो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही है इस वीडियो में।